नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। हरियाणा से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बताएं कि कैबिनेट की जो बैठक हो रही थी वो समाप्त हो गई है और इसकी अध्यक्षता खुद सीएम मनोहर लाल करते हुए नजर आए। 7 मुख्य एजेंडों को लेकर चर्चा इसके ऊपर की जा चुकी है, यानी कि 7 मुख्य एजेंडों को लेकर चर्चा हुई है और सीएम मनोहर लाल ने इसकी अध्यक्षता की है। कई अहम फैसलों को लेकर कैबिनेट की मोहर लग चुकी है और 7 जो मुख्य एजेंडे थे उसको लेकर चर्चा की जा चुकी है। आपको ये भी जानकारी दी कि इससे पहले भी कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें भी कई बड़े प्रस्तावों को पास करने को लेकर आगे की रणनीति बनाने की, कार्य योजना बनाने की जो प्रक्रिया है वो होती हुई नजर आई थी। और इस बार भी बैठक में 7 एजेंडे ऐसे हैं जो मुख्य रहे और उनके ऊपर चर्चा होती हुई नजर आई है और खुद सीएम मनोहर लाल इस कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आ रहे थे। वहीं की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त ये बैठक चल रही थी। तमाम अधिकारी और तमाम बड़े वहां पर नेता लोग जो बैठे हुए थे और बैठक की अध्यक्षता खुद सीएम साहब कर रहे थे। उधर सीएम मनोहर लाल की वायुसेना ट्रेनिंग कमांड मुख्यालय बेंगलौर की एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह के साथ अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के संबंध में बैठक हुई है और इसमें निर्णय ये लिया गया है कि अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर के रूप में सेवाएं देने वाले युवाओं को हरियाणा सरकार तैयारी के लिए कोचिंग का प्रबंध करवाती हुई नजर आएगी। विद्यार्थियों से 11वीं और के दाखिले के विकल्प लिए जाएंगे और बैठक में ये निर्णय भी लिया गया है कि शारीरिक और शैक्षणिक अलग अलग स्तर पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम होंगे और शारीरिक प्रशिक्षण के लिए जिला सैनिक बोर्ड और इच्छुक भूतपूर्व सैनिक होंगे जो अपनी सेवा काल के दौरान सेना की ट्रेनिंग संस्था और भर्ती कार्यालय में मौजूद रहेंगे और उनका वरीयता दी जाएगी और साथ ही साथ लोगों को जागरूक भी किया जाएगा कि आप किस तरह से अग्निवीर भर्ती में शामिल हो सकते हैं। चंडीगढ़ के अंदर सीएम मनोहर लाल ने बैठक में भर्ती प्रक्रिया के संबंध में भी चर्चा की गई है। किस तरह से जो अग्निवीर हमारे देश के जो सैनिक होंगे उनकी भर्ती होगी और हरियाणा की गवर्नमेंट जो है वो हरियाणा के छात्रों को लेकर एक अभियान भी चलाती हुई नजर आएगी ताकि उनको बताया जा सके कि आप अग्निवीर के तहत भारत की आर्मी में किस तरह से शामिल हो सकते हैं और किस तरह से भारत की सेना में अपना योगदान दे सकते हैं। इसको लेकर आगे काम किया जाएगा और हरियाणा में जो बच्चे हैं वो अगर सेना में आना चाहते हैं तो उनको योगदान भी सरकार करेगी और आगे बढ़ाने का काम भी करती नजर आएगी। उधर मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में शुक्रवार को चंडीगढ़ में एक बैठक हुई है और इस बैठक में ये जानकारी दी गई है कि हरियाणा में स्थापित आवासीय कॉलोनी जहां पर नियमित बिजली के कनेक्शन नहीं है, उधर बिजली नियमों की तरफ से विभिन्न विभागों की तरफ से शर्तों के तहत बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। और साथ ही बैठक में यह भी बताया गया है कि आने वाले 15 अगस्त तक 4 बिल्डरों को नियमित कनेक्शन जारी किए जाएंगे। इसके अलावा पिछले 4 महीने से 13 डेवलपर्स को 2003 आवासीय बिजली कनेक्शन दिए गए हैं और अगले 1 सप्ताह के भीतर 3 डेवलपर्स को भी बिजली के नियमित कनेक्शन जारी किए जाएंगे। खबर बल्लभगढ़ से आ रही है जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में युवक के वेंटिलेटर पर अस्पताल पहुंचा है। दरअसल परिजनों का यह आरोप है कि पुलिस की पिटाई के कारण युवक पर गंभीर चोट के निशान आए जिसकी वजह से अस्पताल में उसको भर्ती करवा दिया गया, जबकि पुलिस ने इस पूरे मामले को खारिज करते हुए कहा कि घायल युवक ने किसी युवती के साथ छेड़खानी की थी और इसके बाद वहां पर मौजूद पब्लिक ने उसकी पिटाई की। वहीं शहर थाना पुलिस के एसएचओ सत्यवान ने बताया कि अभी किसी की तरफ से कोई भी शिकायत दर्ज नहीं हुई है और पुलिस पर लगाए गए आरोप बिल्कुल झूठे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर परिजन आरोप लगा रहे हैं तो उसकी जांच की जाएगी और आगे की कार्रवाई भी की जानी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि पुलिस ने पिटाई की है। एक्चुअल में 27 तारीख की रात को वीटी गई थी कंट्रोल रूम में कि एक लड़की के साथ छेड़खानी हुई है। उस वीटी पे 202 ERV वहाँ मौके पे पहुंची है। वहाँ उन पब्लिक ने उनके साथ मारछेड़ की है, मारी पिटाई की है और उसको वहाँ पे वो चौकी में लेके आए। चौकी में लाने के बाद उसके साथ पिटाई की हुई थी पब्लिक ने।
उधर फरीदाबाद के अंदर अपनी गर्लफ्रेंड के अवैध संबंध के शक के अंदर प्रेमी दूसरे युवक की हत्या कर चुका है। दरअसल 21 जुलाई के गांव छासा से घर में बाहर निकलते वक्त युवक की गोली से भूनकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने राहुल नामक युवक की हत्या की है और मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इसका खुलासा किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ये 21/7 को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि छैंसा गांव के अंदर राहुल नाम के व्यक्ति की जो है सुबह 6:15 बजे गोलियां मारकर हत्या कर दी है, जिस पर मुकदमा दर्ज करके और मामले की गंभीरता को देखते हुए कमिश्नर ऑफ पुलिस फरीदाबाद श्री विकास अरोड़ा जी ने इसके अंदर 3 टीमों का गठन किया था, जिसके अंदर क्राइम ब्रांच DLF, बॉर्डर और क्राइम ब्रांच 65 तीनों ने इकट्ठे इसके अंदर काम करते हुए रात 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उधर झज्जर की JLN नहर में युवक का शव दिखने से हड़कंप मच गया है और उसके बाद शव को बाहर निकाला गया। पुलिस के मुताबिक मृतक युवक अजय रोहतक का रहने वाला है और वो नहर में नहाने के लिए गया हुआ था, लेकिन पानी का तेज बहाव होने के कारण युवक नहर में डूब गया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के सरकारी अस्पताल में भिजवा दिया है और रिपोर्ट आने का इंतजार कर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। ये कल सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की नाश इसमें JLN नहर में आई हुई है और उसके वारसान ढूंढते हुए वहाँ पहुँचे हैं। तो उस सूचना पर हम पहुँचे तो वहाँ पे इनके वारसान द्वारा नाश को नहर से निकाला हुआ था और इसकी शनाख्त की अजय पुत्र श्री सुरेश कुमार वासी जगदीश कॉलोनी रोहतक के रूप में हुई है। उधर झज्जर के गांव याकूबपुर में खेत में एक युवक के शव मिलने से हड़कंप मच चुका है और सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के सरकारी अस्पताल में भेज दिया गया है। और पुलिस के मुताबिक मृतक का नाम राकेश बताया जा रहा है। साथ ही मृतक के परिजनों ने यह शिकायत भी दर्ज करवाई है और उसके आधार पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। आपको बताएं ये झज्जर की तस्वीर है जहां पर आसपास के क्षेत्र में हड़कंप उस वक्त मचता हुआ नजर आया जब एक शव जो है वो मिला है और उसके बाद पुलिस आगे की तफ्तीश में जुटती हुई नजर आई। खेत के अंदर युवक का शव पड़ा मिला और उसके बाद वहां के लोगों के अंदर जो है वो हड़कंप मच गया और आसपास के क्षेत्र के लोग जो है वहां पे पहुंचना शुरू हो गए, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी और पुलिस को जानकारी देने के बाद अब पुलिस आगे की तफ्तीश करती हुई नजर आ रही है और मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है। ये भाई एक डेड बॉडी मिली थी कल याकूबपुर के खेतों में। इसका नाम है राकेश, इसकी उम्र करीब 22 साल। ये खोरड़ा है तरकी दालजी में, वहाँ का रहने वाला है। अच्छा, पोस्टमार्टम के बाद जैसी कार्रवाई होगी वैसी। चोट वोट के निशान है? ना चोट का कोई निशान है। परिवार वालों ने कोई आपत्ति जताई? परिवार वाले तो ये कह रहे हैं भाई ये दबाव में इन्हें कर लिया सुसाइड। उधर सोशल मीडिया के ऊपर आने वाली अनजान वीडियो कॉल के माध्यम से अपने जाल में फंसाकर अश्लील वीडियो बनाने वाले एक आरोपी को पलवल साइबर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी इस तरह की वीडियो बनाकर पलवल निवासी एक व्यक्ति से 1,78,000 रुपए ठग चुका है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा है और आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड के लिए पूछताछ के लिए आगे बुलाया। इस मामले को लेकर DSP विजयपाल ने कहा कि आगे की तफ्तीश जारी है और जैसे ही मामले खुलासा होता है तुरंत जानकारी दी जाएगी। ये श्री राजेश कुमार दुग्गल IPS जिला पलवल के पुलिस अधीक्षक के द्वारा दिए गए निर्देशों अनुसार हमारे साइबर इंचार्ज इंस्पेक्टर सत्यवान की टीम ने आरोपी साजिद पुत्र अली मोहम्मद गांव टेप थाना पुनाना जिला मेवात को गिरफ्तार किया गया है।
बहादुरगढ़ के अंदर बिजली महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और वहीं कार्यक्रम के अंदर रोहतक लोकसभा क्षेत्र से सांसद अरविंद शर्मा ने भी शिरकत हासिल की। इसी बीच सांसद अरविंद शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित किया और उसके बाद अरविंद शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया है कि झज्जर जिले के 180 गांवों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति जगमग योजना के तहत की जा रही है और बचे 54 गाँव में भी मार्च 2023 तक 24 घंटे बिजली आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। सांसद अरविंद शर्मा ने संसद में विपक्ष की ओर से किए जा रहे गतिरोध के ऊपर भी अपनी स्पष्टीकरण दिया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर बयान दिया। आपत्तिजनक के बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान देने वाले नेताओं को शर्म आनी चाहिए और आगे से ऐसी घटना ना घटित हो। झज्जर की ये तस्वीरें हैं जहां पर सांसद कार्यक्रम में शिरकत हासिल करने के लिए पहुंचे थे। अरविंद शर्मा जो सांसद हैं वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा अधीर रंजन चौधरी के बयान को लेकर कि जिस तरह से उन्होंने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है वो नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जो है वो हमारे देश का गौरव है, हमारे देश की राष्ट्रपति। और कांग्रेस पार्टी को भी आगे से इस बात को लेकर सोचना चाहिए कि इस तरह की बयानबाजी जो है वो जानबूझकर नहीं होनी चाहिए। देखिए, झज्जर जिले में दो से पहले तो बिजली महोत्सव जो है, एक मिनट पहले बिजली महोत्सव जो है पूरे देश में ये मनाया जा रहा है और इसमें आज़ादी के 75 साल के बाद देश में बिजली की क्या स्थिति है, देश में बिजली का कितना उत्पादन हो रहा है, उसकी ट्रांसमिशन की क्या क्या स्थिति है, वो किस तरह से देश बिजली के क्षेत्र में उन्नति कर रहा है, किस तरह से देश इंटरनेशनल लेवल पर कार्बन फ्री बिजली बनाने के लिए उत्सुक है, आगे बढ़ रहा है। तो ये सारी इन बातों पर चर्चा हुई। झज्जर की स्थिति ये है कि झज्जर में 234 के करीब लगभग गांव हैं। 234 गांवों में से 180 गांवों में हमारी जो जगमग योजना है उसके तहत में 180 गांवों में 24 घंटे बिजली का कर लिया है। कहने को तो ये बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी है, लेकिन किसी भी नर्क से कम नजर नहीं आ रही। बल्लभगढ़ की ये बड़ी सब्जी मंडी थोड़ी सी बरसात में ही तालाब बनती हुई नजर आई है और सब्जी खरीदना तो दूर की बात है, यहां से निकलना दूभर होता हुआ नजर आ रहा। कल रात को ही धीमी बरसात हुई थी और यहाँ फिर ये तालाब बनती हुई सड़कें नजर आ रही। जो ये दिखाई दे रही तस्वीर ये फरीदाबाद के बल्लभगढ़ शहर के सब्जी मंडी की है, जहां अब ये तालाब के रूप में तब्दील हो चुकी है। बल्लभगढ़ की तस्वीर आप देख रहे हैं। बारिश ने जो है लोगों की काफी चिंताएं बढ़ा दी हैं, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है। नगर निगम, नगर पालिका जो एक बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आते हैं कि इस बार की बरसात में कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, उसके जीता जागता उदाहरण बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी से आता नजर आ रहा है, जहां पर लोगों को सब्जी लेना तो दूर की बात है, निकलना बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका है और लोगों को चोट लगने की भी समस्या यहां बनी हुई है। लोग तालाब समझकर यहां से निकलते हुए नजर आ रहे हैं और निकासी को लेकर कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा। झज्जर में बारिश के पानी से लोगों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं और घरों में पानी घुसने से गली में जलभराव होने के नाते लगातार लोगों को परेशानियां हो रही हैं और इसको लेकर झज्जर बहादुरगढ़ मार्ग पर जाम लगा हुआ है। लोग सड़क के बीचों बीच टेंट लगाकर बैठे हुए हैं और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे। लोगों का ये कहना है कि वो जब तक जाम नहीं खुलवाएंगे तब तक उनकी समस्याओं का कोई भी समाधान होता नजर नहीं आएगा और आरोप ये भी है कि कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन समस्या का कोई भी समाधान होता हुआ नजर नहीं आया। जाम लग जाने के कारण सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम लग रहा है और इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये झज्जर की
खबर है जहां पर लोगों को भारी बारिश की वजह से जाम की समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। झज्जर बहादुरगढ़ मार्ग पर एक बड़े पैमाने पर जाम लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ बारिश की वजह से, क्योंकि बारिश जो है वो एक बड़े पैमाने पर इस बार होने की संभावना बनी हुई है और 2-4 दिन की बारिश के बाद ही सड़कें जो है वो लबालब पानी में तब्दील होती हुई नजर आ रही। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसको लेकर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी सुध लेता हुआ नजर नहीं आ रहा। लोगों का गुस्सा जो है वो बढ़ता जा रहा है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे घरों के अंदर बारिश का पानी घुस रहा है, अगर इसकी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो एक बड़े पैमाने पर हम आंदोलन और प्रदर्शन भी करेंगे, क्योंकि इससे काफी बीमारियां हमारे बच्चों को भी हो सकती हैं। जाम लगा के बैठे हो भाई? पूरी कॉलोनी में पानी भरा हुआ है, घरों में पानी भरा हुआ है। 10 दिन पहले भी कई दी लगा तीन 4 फुट पानी खड़ा हुआ है। गलियों में जाकर देखो, हर घर में पानी भरा हुआ है, इसलिए जाम लगाया हुआ है। किस चीज का पानी है? सप्लाई का है या सप्लाई का नहीं, बारिश का है। अच्छा, बारिश का पानी। उधर हरियाणा तीज को लेकर अब बहादुरगढ़ में भी बहादुरगढ़ पत्रकार संघों की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और शहर के गर्ल्स कॉलेज में आयोजित इस कार्यक्रम में सावन और तीज के गीतों पर महिलाओं ने अपना नृत्य भी प्रस्तुत किया। इसके साथ ही महिलाओं और छात्रों ने जमकर झूला झूलने का आनंद भी लिया। आपको ये बताएं कि महिलाओं ने इस आयोजन की जमकर तारीफ की और साथ ही कहा कि नगर परिषद की चेयरपर्सन सरोज राठी का ये कहना है कि तीज और त्योहारों को मिलकर मनाना बहुत जरूरी है। हरियाणवी संस्कृति की जीवित रखने के लिए बहादुरगढ़ के पत्रकारों संघ का उन्होंने शुक्रिया अदा कहा और उन्होंने कहा ये उनके लिए सराहनीय कदम है। बहादुरगढ़ की अगर बात की जाए तो तीज पर खूब ज्यादा नृत्य जो है वो बेटी, महिलाएं, मां, बहनें तमाम लोग करती हुई नजर आई और महिलाओं ने गीत पर नृत्य किया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो हरियाणी तीज महोत्सव है उसको लेकर हम काफी खुश हैं और पत्रकार समूह का हम काफी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इसका आयोजन किया है। उन्होंने कहा तमाम त्योहारों को एक साथ मिलजुल के मनाना चाहिए और जो अपनी संस्कृति है उसको हमेशा जीवित रखना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां उसको संजोकर रखें। उन्होंने ये भी कहा कि झूला लेने का आनंद जो है वो बहुत ही ज्यादा सुखद था और हमें अपने बचपन की याद यहां पर आती नजर आई है। महिलाएं, मेरी बहनें और सारे पत्रकार संघ के सभी सदस्य जी कहाँ हमारे रविंद्र जी, एक सेकंड पास आइए, आप सब पास आइए। मनाया सच में ये त्योहार मनाने का आज उत्सव ही अलग लगा जैसे कि इतनी खुशी मिली, हमारे बचपन लौट गया। हमें झूला झूलने को मिला, हमें पत्रकार संघ ने आमंत्रित किया, उसके लिए हमें आभार व्यक्त करती हूँ। मैं महेश्वरी महिला संगठन की उपाध्यक्ष कनक सोमानी, मुझे अपनी मंडली को लाने में और यहाँ पे सांस्कृतिक प्रोग्राम देने में बहुत अच्छा लगा। आज हम गर्ल्स कॉलेज में यहाँ पे हरियाली तीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहादुरगढ़ पत्रकार संघ जो हमारे बंधु हैं उन्होंने ये सेलिब्रेशन रखा है और हम सभी माताएं, बहनें, हमारी बेटियां सब यहाँ पे इनवाइटेड थे। और देखिए हरियाली तीज का एक बहुत अच्छा शुरुआत पत्रकार संघ बंधुओं ने मैं कहूँगी, उनको भी मैं हार्दिक धन्यवाद कहूँगी कि इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे रखा है। और जैसा हम सभी जानते हैं कि भारत एक समृद्ध देश है और यहाँ पे हर तरह के त्योहार, हम कोई भी जाति कुछ भी हमारा ऐसा कुछ नहीं होता, तो हम सारे त्योहार मिलजुल के मनाते हैं।
उधर भिवानी में जीआरपी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लग चुकी है और पुलिस ने ट्रेन में कोल्ड ड्रिंक पिलाकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दीपक उत्तर प्रदेश के नगला गांव का रहने वाला है और दीपक ने 2 जुलाई को ही कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से पुलिस ने कई मोबाइल फोन और कैश भी बरामद किए। आरोपी ने इस वारदात को भी कबूला है और तमाम जगह जहां जहां घटनाओं को अंजाम दिया है वो भी बताता नजर आया है। 19/7/2022 को हमारे पास एक 0 FIR फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से अफसरों के माध्यम से प्राप्त हुई थी। शिकायत में तहरीर किया गया था कि मैं दिनांक 2/7/2022 को भिवानी से फरुखाबाद जाने के लिए कारंदी एक्सप्रेस रेलगाड़ी में सवार हुआ था। किसी अनजान व्यक्ति ने नशीला पदार्थ ठंडे में पिलाकर मोबाइल व उसकी नकदी चोरी कर ली थी। उधर चरखी दादरी जिले के गांव छपारा पॉलिटेक्निकल कॉलेज में जिला स्तरीय बिजली महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें दादरी जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत हासिल की है और बिजली महोत्सव कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को बिजली बचत के लिए जागरूक भी किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला उपायुक्त श्यामलाल ने यह बताया है किस तरह से हमें बिजली बचानी चाहिए और लोगों को किस तरह से जागरूक करना चाहिए। देखिए, बिजली उत्सव है पावर रेट 2047 और खुशहाल भारत का जो सपना है वो साकार तभी होगा जब हम प्रत्येक शहरी उसमें अपना योगदान देंगे और बिजली संरक्षण और बिजली हर घर में पहुंचाना इसका एक लक्ष्य है, तो उसमें हम बहुत हद तक सफल हुए हैं। और आम नागरिकों से मैं अपील करता हूं कि आप इसमें सरकार को प्रशासन का सहयोग करें ताकि जो बिजली का बचत भी हम कर पाएँ और ज़्यादा जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक बिजली पहुँचा पाएँ। उधर अंबाला में 28 जुलाई को बिजली महोत्सव मनाया गया है और इस महोत्सव का नाम उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य रखा गया। इस महोत्सव में अंबाला के एमएलए असीम गोयल ने शिरकत हासिल की है और ये महोत्सव लोगों को बिजली के लिए जागरूक करने के लिए बनाया गया। एमएलए असीम गोयल के मुताबिक ये कार्यक्रम बिजली विभाग की तरफ से था और इसके दौरान केंद्रीय अधिकारियों और प्रादेशिक हरियाणा सरकार के ज्वाइंट कार्यक्रम कर उपभोक्ताओं को बुलाया गया है। क्या कुछ कार्यक्रम है? देखिए, आज सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। पिछले 75 सालों में देश ने विकास के नाते कितनी यात्रा तय की, विभिन्न विभागों के माध्यम से इस चीज़ों को दर्शाया जा रहा है। 25 साल, क्योंकि 19 में हमारा देश है, 2047 को हम अपनी आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाएंगे। एक्चुअली बेसिकली ये जो प्रोग्राम था वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर और MNRE जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, वो दोनों का एक कंबाइंड प्रोग्राम था। और जो हम आज़ादी के 75वें साल में हम आज जा रहे हैं उसमें इसके उपलक्ष्य में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य के रूप में इसका थीम था और इस थीम के उसमें हमने ये कार्यक्रम मनाया। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ।